आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे, क्या है? केमिकल केमिकल काइनेटिक्स। तो लेक्चर सुनो सर। केमिकल काइनेटिक्स डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका सिंपल अर्थ है कि सर केमिकल काइनेटिक्स जो होता है सर वो डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन से मान लीजिए सर एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, इससे क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। मान लो मैं यहां लीजिए ए प्लस बी, क्या बन रहा है? सी। ये दोनों क्या रहेगा मेरा सर? और ये, और कुछ टाइम लगा होगा हमारा डेल्टा टी, डेल्टा टी। सर ये जो है सर कितना टाइम लगा, कब बना, कैसे बना, इसी में डील क्या कर रहे हैं हम लोग। लड़के तो सुंदर नहीं है, क्या डील करेंगे सर? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो उन्हें भी मिल छोड़ो। हेलो हेलो हेलो, आओ सर। देखो यहाँ पे सर रेट से क्या बन, रिएक्शन क्या बन रहा है? मान लो, सुनो, मान लो मेरा रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या दे रहे हैं सर हम? ए प्लस बी दे रहे हैं, मेरा क्या बन रहा है? सी। अगर मान लो एज्यूम टाइम क्या है यहाँ पर? जीरो। या मान लो ना ए से बी बन रहा है, क्या बन रहा है? ए से बी। सिंपल होगा सर, ए से क्या बन रहा है? बी। अगर टाइम जीरो पर इसका 5 मोलर था, 5 मोलर था, ऐसे क्या था? जीरो। टाइम एट 5 सेकेंड, टाइम एट 5 सेकेंड पर ये हो गया तुम्हारा क्या था? 4 मोलर, और ये तुम्हारा 1 मोलर। तो टाइम जैसे सर बढ़ता है सर, वैसे ही सर इसका कंसेंट्रेशन घटता है और इसका कंसेंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सर रिएक्टेंट्स विल डिसअपियर एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। क्या बोलो? अपियर। तो सर 4 मोलर और 1 मोलर, एक लगाना ध्यान से, टाइम कितना लगा? 5। तो अगर तुमने कोई पूछता है सर, तो क्या डेल्टा सी बाई डेल्टा टी मेरा क्या होता है सर? रेट होता है। क्या होता है? रेट। व्हाट इज डेल्टा सी? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और टाइम जितना लगा वो। तो सर चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ सर? 5 से 4। टाइम कितना लगा? ये किसका रेट लिख रहे हैं आप? एक। हम किसे लिख रहे हैं? 5 से 4 हुआ, टाइम लगा 5 सेकेंड। तो 5 4, तो 4 माइनस 5 कितना होगा? 1। टाइम कितना लगा? 5। 1/5 है रेट। गॉट इट? अब सर उसके बाद अब ध्यान देना, यहां पर समझना। अब टाइप्स ऑफ रेट कितना होता है? टाइप्स ऑफ रेट, रेट का भी टाइप होता है सर। टाइप्स ऑफ रेट सर दो तरह का होता है सर। पहला होगा आपका इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, और दूसरा क्या होगा आपका? एवरेज। क्या होगा? एवरेज। सर इंस्टेंटेनियस बताता है एट द इंटरवल ऑफ टाइम, मत इंटरवल, उसी समय कितना रेट था। एक्सप्लेन करते हैं सर, डीसी बाई डीटी, डीसी बाई डीटी डिफरेंशिएट करके निकालते हैं हम लोग। और इसका अगर हम लोग ग्राफ के देखें, अगर हम लोग ग्राफ में देखें, इसमें देखें ग्राफ में, तो हम लोग क्या निकालेंगे? स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप। और फिर एवरेज में क्या होगा? पूरा रिएक्शन होने पर जितना उसका रेट पर चेंज आया उसको देखते हैं सर। तो सर इसमें क्या होगा सर? आपका डेल्टा सी, या फिर सीधा क्या लिख सकते तुम इसको? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डीसी बाई dt। क्या निकालते हैं? किसे निकालते हैं हम ग्राफ में? स्लोप से। सब इतना और लिखना था तुम लोग को, याद है? देखिए सर, आपको जस्ट एक स्लाइड पहले एक चीज लिखवाएं। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखवाए थे? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सर यहां पर एक साइन आता है प्लस माइनस करके।
सर जब माइनस आए तो ये रिएक्टेंट का बात करता है, और जब प्लस आए तो ये प्रोडक्ट का बात करता है। और ये दो चीजें लिखे हैं हम अभी जस्ट एक स्लाइड बाद हम बहुत सारे एग्जांपल करवाएंगे तब अगर दिमाग में पल्ले पड़ेगा। 4 को पीवाईक्यू पूछ चुका है इसी के ऊपर जेई मेंस, 4 पीवाईक्यू सर अभी और पढ़ाने वाले तो समझ लीजिए। सर जब ग्राफ बनाते हैं हम किसका सर, किसका, इंस्टेंटेनियस, किसका बेटा, इंस्टेंटेनियस ग्राफ बनाएंगे जब, तो किसका बनाएंगे, कंसिस्टेंट वर्सेस टाइम का, ये आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां भी क्या आएगा, एवरेज में भी क्या आता है बेटा, एवरेज में क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर ग्राफ तो सेम है, फिर अंतर कहां आएगा, बताएंगे अंतर कहां आएगा। हम जस्ट लिखवाएं क्या कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस क्या करते हैं, स्लोप या एरिया, स्लोप, क्या स्लोप। तो जब हम इसका ग्राफ में आएंगे, मान लीजिए यहां पर टाइम लगा टी, तो इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे हम लोग, और यहां मान लीजिए सर एक ये पॉइंट मान लीजिए, एक ये पॉइंट मान लीजिए, ये तुम्हारा T1, ये तुम्हारा T2, यहां आएगा तुम्हारा C1, यहां आएगा तुम्हारा C2, या फिर यहां C1 मान लो, यहां C2। तो यहां क्या लिखिएगा सर, R और यहां क्या आएगा बताओ जल्दी, C2 माइनस C1 अपॉन R2 माइनस, फिजिक्स ज्यादा है कोई बात नहीं, इसलिए फिजिक्स ज्यादा नहीं पढ़ाना, हो जाता है कभी, ऐसा कोई बात नहीं है। R2 माइनस R1, खैर कोई बात नहीं। तो सर यहाँ क्या है, C2 माइनस C1, T2 माइनस T1। इस ग्राफ से क्या निकाल रहे हैं सर हम लोग, अगर तुम इन डायरेक्टली पूछेगा ना तो इसमें एरिया निकाल रहे हैं, और इसमें क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्लोप। चलो सब और कुछ बताना इसमें, आज पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं पढ़ाएंगे, कैमरा से अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा मतलब जाएगा हमको। आओ जी, चलिए सर अब हम एक वर्ड यूज किया हम डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। आइए सर उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। ऊपर लोग आइए सर, यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस क्या होता है सर, ये होता किसे डिफाइन, डिफाइन फोर सर कौन डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर कौन हो रहा है बताइए, का वो जी हाँ देखो सर, हाँ डिफाइन फोर रिएक्टेंट। सर यहाँ रिएक्टेंट क्यों लिख रहे हैं सर हम, क्योंकि सर डिसअपियर है सर, अरे कुछ जाएगा तो ना कुछ बनेगा यार। जैसे मान लो सर अभी आप फील कीजिएगा सर, यहाँ पर a प्लस बी मेरा c बनाता है, a प्लस बी मेरा c बनाता, जा कौन रहा है, a प्लस बी, तब ना c बन रहा है। तो सर यहाँ पर रेट डिफाइन, सॉरी डिसअपियरेंस डिफाइन फॉर रिएक्टेंट ओनली। एंड अगर यहाँ लिखना चाहे सर, हम अभी समझा क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं सर, तो रिएक्टेंट माइनस और प्रोडक्ट में प्लस, क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, माइनस डी ए बाई डी टी होगा, ये किसका रेट है, ए का, माइनस डी बी बाई डी टी होगा, ये किसका रेट है, बी का। सर अगर हम यहाँ डिफाइन और एक टर्म कर दें तो मजा आ जाए, क्या टर्म करेंगे सर, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। सर ये क्या होता है सर, डिफाइन फॉर प्रोडक्ट, डिफाइन फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि इसको घट के तो यही बन रहा है ना। क्या लिखेंगे सर इसमें, क्या प्लस की माइनस, ठीक है। तो यहां समझ आया सर, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए सर अब डिफरेंट रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ भी कहते हैं इसको, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन और डिफरेंशियल रेट लॉ, ये सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन और डिफरेंशियल रेट लॉ। सर मान लीजिए सर N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। सर ये N1 N2 N3 N4 क्या है सर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल दो, या फिर तुम क्या बोल दो इसको, मोल्स। इतना मोल लग रहा है, इतना मोल लग रहा है, कैसे लिखेंगे सर इसका रेट। सर ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, तो माइनस DA बाई, ये तो कंफर्म है,
लेकिन जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा नीचे, यहाँ क्या आ जाएगा n1 प्लस प्लस बोल रहे हैं इक्वल टू माइनस dv बाई dt, यहाँ क्या आएगा n2 इज इक्वल्स टू dc बाई, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा n4। ये क्या हो गया सर, डिफरेंशियल रेट। इस टाइप के कोएफिशिएंट कहां जाता है नीचे, कहां जाता है नीचे आ जाता है। अच्छा अगर हम मान लीजिए इसको अगर हम कह देने हैं आर ए, रेट ऑफ रेशन है कि ये नहीं लिखा हुआ, हाँ या ना यार, तो क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर ए बाई एन वन इज इक्वल्स टू आर बी बाई एन टू इज इक्वल्स टू आर सी बाई एन थ्री इज इक्वल्स टू आर फोर बाई एन फोर। क्या इसमें कोई दिक्कत, अरे ये तो रेट ही है ना यार, रेट मेरा क्या होता है माइनस डी ए बाई डी टी फॉर रिएक्टेंट, माइनस आता है रिएक्टेंट के लिए, प्लस आता है प्रोडक्ट के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं सर, इसको इस पूरा को बोल दीजिए आर ए, तो आर ए बाई एन वन, आर बी बाई एन टू, आर सी बाई एन थ्री और आर फोर बाई एन फोर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। हाँ वही आर फोर को आर डी बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आर डी बाई एन फोर। आया समझ, इसको एकदम दिमाग में एकदम बसा दो कि रेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्योंकि उसको हम किसी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। दूसरा बात सर ध्यान देना है सर, हम बोल रहे हैं सर माइनस डी ए बाई डी टी मेरा आर ए है और यहाँ प्लस डी सी बाई डी टी मेरा आर सी है। सर प्लस क्यों आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट है। ठीक है, आइए एक सवाल करते हैं। आओ देखो, मान लीजिए क्या हुआ, क्या मिल गया, एक सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है जेई 2020, जेई 2030 फोर रिएक्शन क्या दिया हुआ है सर, 2a प्लस 3b प्लस 3/2c गिव्स 3p। आपको निकालना क्या है सर, इसका रेट बताना है, रेट ऑफ ए, फाइंड रेट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, सर आपको रेट निकालना है ए किसके रिस्पेक्ट में, बी और सी के रिस्पेक्ट में। यहां ध्यान देना, ध्यान आराम से सुनो, पहले तो रेट लिखो इसका आराम से, क्या आएगा सर बताओ, माइनस डी ए बाई टू डी टी, ये सर नो यार, इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई थ्री डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी सी बाई थ्री डी टी, टू चल जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू डीपी बाई थ्री डी टी। ये क्या लिखे समझ आया, ये समझ आया, ये सर नो यार यहाँ बताओ, ये समझ आया। उसके बाद देखो हमको निकालना क्या है सर, फाइंड द रेट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। बस हमको बताओ कि रेट ऑफ ए क्या होता है, रेट ऑफ ए क्या होगा, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए क्या होगा सर, माइनस डी ए बाई डी टी होगा ना। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है रेट को भाई, वो डिफरेंशियल रेट लॉ में स्टाइकियोमेट्रिक रेट में नहीं आता है सर। रेट में क्या होगा बेटा, रेट में क्या होगा सिर्फ माइनस डी ए बाई डी टी। तुमको निकालना क्या सर, माइनस डी ए बाई डी टी को सेपरेट आउट करना है बी और सी के रिस्पेक्ट में। क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर है ना सर, पढ़ा लो यहाँ पर। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बनेगा, माइनस टू डी बी बाई थ्री डी टी इज इक्वल्स टू, टू इससे मल्टीप्लाई क्या जाएगा माइनस टू, हाँ या टू पहले से है, तो माइनस फोर डी सी बाई थ्री डी टी, दैट्स इट, ये आंसर है आपका। कुछ नहीं किए, टू को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, टू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमको सिर्फ डी ए बाई डी टी चाहिए था, निकाल दिए, टू था इधर एक्स्ट्रा भेज दिए, खत्म, इतना ही है आंसर। वो आ गया जेई 2020, ऐसे सवाल पूछता है। बिल्कुल देखो क्या समझना,
रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। सर व्हाट इज रेट लॉ? सर रेट लॉ जो होता है सर, रिएक्टेंट के बारे में बताता है, रिएक्टेंट के बारे में बताता है। एग्जांपल समझना सर, N1A प्लस N2B से क्या बन रहा है, मेरा कोई प्रोडक्ट बन रहा है। क्योंकि हमको पता है सर कि रेट लॉ डिफाइन ओनली फॉर रिएक्टेंट, तो हम प्रोडक्ट या घंटा कुछ करना नहीं, मतलब नहीं है हमको, तो कैसे लिखेंगे सर? रेट जो आएगा वो क्या आएगा सर, के टाइम्स ए, के टाइम्स ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। अब यहां समझना एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ के, रेट लॉ पर जो पावर आता है, जो पावर आता है सर, रेट लॉ लिखने पर जो रिएक्टेंट के पावर में आता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। एंड व्हाट इज ऑर्डर? भाई तुम लोग देखना, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, ये मजा तक आएगा जब लेक्चर 2 या लेक्चर 3 चलेगा। अभी क्या है सर, अभी कुछ समझ आना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन जो लिखवा रहे हैं बस इसी को आगे यूज करने वाले हैं, इसको याद रखना। बस एक्स वाई क्या है, कहां से आया नहीं पता, आगे समझ आ जाएगा, कहां से आया आगे समझ आएगा। सर ए और बी तो पता है ना क्या है, रिएक्टेंट है। के क्या है, उसको बताते हैं सर, के जो है सर आपका, वो है आपका रिएक्टेंट कांस्टेंट, रिएक्टेंट कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। एक बात समझ में ध्यान से सर, रेट जो है के क्या है सर, यहाँ पर ए एक्स बी वाई। तो सर बच्चे लोग क्या करते हैं, सोचता है कि सर अगर यहाँ पर के के साथ कंसिडरेशन आ रहा है तो सर रेट कांस्टेंट जो है वो सर डिपेंड करता है वो तुम्हारा इस पर, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। नहीं, एक मिला इसको, ये समझिए, दोबारा बताते हैं सर, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन जो होता है सर, रिएक्टेंट के बारे में बताता है, हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं। जब भी रेट लॉ लिखेंगे सर, हमको प्रोडक्ट से मतलब, N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट, हमको लिखना है रिएक्टेंट के बारे में। क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल के टाइम्स ऑफ ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। व्हाट इज एक्स वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर सही मायने में लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं सर। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ पर जो पावर आता है, मतलब रेट लॉ लिखने पर जो रिएक्टेंट पावर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में 3 तरह का, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर लेवल से हट चुका है तो उनसे पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, और तुम्हारा एन ऑर्डर। ये 3 पर सवाल में भरपूर बनता है, और जब वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। अभी भी इजी हो जाएगा सर, बस इसको दिमाग में रखना है आपको, और हम सब समझाते हैं इस बारे को। अगर मान लीजिए हम x प्लस वाई कर दें, हम क्या करें, सम ऑफ ऑर्डर्स, तो ये क्या बन जाएगा सर, ओवर ऑल ऑर्डर। किसका, रिएक्शन का, किसका, रिएक्शन का। अगर हम सर x मेरा a का ऑर्डर है, y मेरा b का ऑर्डर है, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा ओवर ऑर्डर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे यस और नो यार, यहां समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? जब हम एक्स वाई को जोड़ रहे थे क्या बन रहा है, ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि रिएक्शन दे दिया और तुमसे पूछा कि बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तुम पहले स्पेसिफिक का ऑर्डर निकालना है, उसके बाद फिर दोनों को सम करना, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। जब तक इसे सवाल नहीं कराएंगे पल्ले नहीं पड़ने वाले। अभी तुमको रेट लॉ पे दिक्कत हुआ था, सवाल कराएं समझ आ गया, इस पर दिक्कत होगा, सवाल कराएंगे सारा वो क्लियर हो जाएगा। इस पर जितना सवाल बना लो इस चैप्टर पे उतना मजा आएगा। बड़े इजी चैप्टर है यार, चैप्टर हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की चीज है, रटने की चीज इस पर नहीं है। थोड़ा के बारे में बताते हो, एक सवाल कराएंगे बिना मतलब। सुनो, के क्या होता है, क्या बताएं, के क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। सर ये डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
सर अगर ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे करता है? सिर्फ दो चीज पे, सिर्फ और सिर्फ दो चीज पे, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर और कैटलिस्ट। टेम्परेचर और कैटलिस्ट को छोड़कर रेट कांस्टेंट किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? दोबारा बताते हैं सर, रेट लॉ जो होता है सर वो सिर्फ रिएक्टिंग में डिफाइंड है, और रेट जो हम लिखते हैं सर वो लिखते हैं सर रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। एक्स और वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट एंड द सम ऑफ द ऑर्डर इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज के? के इज द आपका के क्या होता है? कांस्टेंट होता है सर, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या फिर रिएक्टेंट कांस्टेंट। और सर के आपको जो होता है सर वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ आपका टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। जितना हम बोले हैं उतना आपको याद रखना, उतना याद रखने की जरूरत नहीं। गॉट इट? आइए एक सवाल करते हैं। ब्लैक मेरा कहां चल गया जी? आइए एक सवाल देखिए सर, जेई 2019 सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। फॉर अ रिएक्शन ए से बी बन रहा है K1। देखो ऐसे दे देगा क्वेश्चन, K1 क्या है? रेट कांस्टेंट, समझी? फिर वैल्यू होता है भाई। उसके बाद बी से सी बन रहा है तुम्हारा K2। if the rate of formation of B is set to be zero, then concentration of B बताओ। B का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए K1 K2 A, ऑप्शन बी K1 by K2 A, ऑप्शन सी K1 minus K2 A। अब इस सवाल समझ ध्यान से, एक ऑप्शन दिया नहीं, इसमें से आंसर। ये सवाल थोड़ा यूनिक क्यों है? यहाँ क्या बोल रहे हैं सर? ये ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं। इफ द रेट, यहां समझो, दोबारा पढ़ना, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी जीरो, मतलब रेट ऑफ बी क्या कर दिया है? जीरो। फॉर्मेशन मतलब यहां ध्यान से बना, ए से बी बन भी रहा है और बी खत्म भी हो रहा है। अरे तभी ना बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन सेट टू बी जीरो, जितना बना उतना खत्म, जितना बना उतना खत्म। तुमको बी का कंसंट्रेशन, मेरा बात समझना ध्यान से, एक पानी की टंकी है, ठीक? तुम एक हाइट लेकर होल्ड कर दी, अब पानी निकल रहा है, ठीक? तो तुमको निकालना है कि उसमें पानी कितना था, तो जितना निकला और जितना था वही ना माइनस करेगी, तभी ना कितना निकला समझ आएगा। कितना निकला और कितना उसे बचा हुआ, तुम्हें बताना है। कितना बचा हुआ जाने के जितना था और जितना निकला माइनस करेगी ना यार, आया ना यार? बोलेगी नहीं है, ये सर नो, वही ना होगा। इसमें वही बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बी को हम जीरो कर दिए हैं, तो बी बना भी है और बी गया भी है। जब भी ऐसा आता है सर हम लोग हमेशा वही करते हैं सर, रेट ऑफ बी इक्वल टू, मतलब जो भी है उसको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, करो माइनस। तो मुझे मान लो क्या निकालना है इनको, पहले रेट लिखो सकता हूँ, पहले रेट लिखो। रेट क्या है बताओ इसके लिए? डीए बाई डी टी डीवी बाई रेट। अच्छा रेट लिखना है ना, के टाइम्स ऑफ ए है ना, K1 लग रहा है इसमें। अच्छा ए से बी बनने में कितना लग रहा है? ए से बी बनने में K1 अच्छा इक्वल टू बी से सी बनने में K2। अब समझ, K1 बन रहा है सर, जा कौन रहा है? ए। बन कौन रहा है? बी। जा रहा है ए, बन रहा है बी। हमको चाहिए किसका? बी का। तो बी का कंसंट्रेशन क्या जाएगा? K1 बाई K2 इंटू ए। अच्छा एक और जानकारी, तुम्हें लगता है छोड़ देंगे मेरे, एक बार समझा के सर। इसमें ऑर्डर का जानकारी हमको दिया हुआ नहीं था, तो हम जनरली फर्स्ट ऑर्डर मान के
हम जो यहाँ पर x और y आता था उसको हम 1 मान, क्या मान लिए? 1 मान लिए। आगे समझो और थोड़ा डीपली जाते हैं इस पर। हम बोले तुमको कि जितना a गया उतना ही ना b बना। सर b क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ b इज सेड टू बी 0। तो फॉर्मेशन ऑफ b 0 करने के लिए क्या, अच्छा ये कहां से है वो बताते हैं। k1a माइनस k2b इज इक्वल्स टू 0। अब k2b को उधर भेज दो बेटा तो ये आ जाएगा। हम अभी समझाएं, जीरो कर रहा है किसका? फॉर्मेशन ऑफ बी को जीरो करना है ना यार। तो हम क्यों बार बार, मेरा बस एक ही वर्ड, बन रहा है जो वही जा रहा है, बन भी वही रहा है और खत्म भी वही हो रहा है। तो बनने का रेट और खत्म होने का रेट सेम होगा। दोबारा बोलते हैं, जो वो लाइन बोल रहे समझा, जो बन रहा है वही खत्म हो रहा है, तो बनने का रेट और खत्म होने का रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां लिख दिया है, इसका मतलब क्या है सर? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेड टू बी 0। फॉर्मेशन ऑफ बी मतलब बी बना भी और वही खत्म होकर सी बन रहा है ना यार, बी ही खत्म होकर सी बनेगा ना। तो हम बोल रहे हैं कि ए से बी बनने में लग रहा है k1 और बी से सी बनने में लग रहा है k2। तो बी बन भी रहा है, बी खत्म भी हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजप्शन। यही तो लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या था? एक ए से बना, खत्म कौन हो रहा है? बी खत्म हो रहा है, तो k1a इज इक्वल्स टू k2b। खत्म। अब समझ आया? कम से कम 5 बार समझाएं और 5 तरीका समझाएं। यहां हम जनरल फॉर्मूला लिख दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ कंजप्शन। जो बन रहा है वही ना खत्म हो रहा है, तो जितना बनेगा उतना ही, जितना बनेगा उतना ही ना खत्म होगा। अरे 10 में 10 में जाएगा जी, 10 से 5 खत्म, 10 से 15 हो सकता है क्या? अगर 10 है तुम्हारे पास 10 में खत्म होगा, तो वही समझा रहे बार बार कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल रेट ऑफ कंजप्शन। ये सवाल जो 2019 का है ना, सवाल अच्छा था, ठीक है, सवाल बढ़िया था। अब समझ नहीं आएगा, एक बार लेक्चर को दोबारा रिपीट कर देख लेना।